क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे एएमयू का जो 2023-24 में जो साइंस एंड डिप्लोमा का पेपर आया था उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। और फिज़िक्स का तो कंप्लीट हो गया। 17 क्वेश्चन फिज़िक्स का था 1 to 17 ए सीरीज़ में, और वो तो कंप्लीट कर दिया। अब आगे जो दे रखा है वो केमिस्ट्री का सेक्शन दे रखा है, तो अब हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 80 डेवलप कर रहे हैं। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनमें से किस में सॉल्युबल है, किस में वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सॉल्युबिलिटी जो है, जानते हैं क्या होता है? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग कोई भी एक, जैसे एक हमारा लिक्विड है, इसमें एक दूसरे कंपोनेंट को सॉल्युबल डिज़ोल्व करते हैं। तो जिसमें डिज़ोल्व करते हैं उसे तो हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसको डिज़ोल्व करते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन जाता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन बन जाता है ये। ठीक, सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन क्या देखा गया है कि सभी सोल्यूट सभी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते। मतलब जैसे पानी में ऑयल को डिज़ोल्व होते देखा आपने? नहीं देखा ना। पानी में अगर ऑयल को डिज़ोल्व करेंगे तो पानी ऑयल मिक्स नहीं होते, ऑयल आला ऊपर चला जाता है, पानी नीचे ही रहता है। तो ऐसे क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किसी सॉल्वेंट में, बहुत सारे सोल्यूट ऐसे हैं जो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते। तो क्यों नहीं होते और वो क्यों हो जाते हैं, इसका एक दे रखा है कंसेप्ट, और वो है, क्या दे रखा है वो? लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, लाइक डिज़ोल्व इन लाइक। क्या मतलब हुआ इसका? लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, क्या मतलब हुआ इसका? कि जो जिस नेचर का है उसी तरह के नेचर वाले सॉल्यूट में या सॉल्वेंट में, मीडियम में वो डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे बोला क्या कि सॉल्यूट जो है आयनिक नेचर का है। आयनिक मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो आयनिक कंपाउंड है, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड भी होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो है जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जो आयनिक नहीं होते, या यूं भी कह सकते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये वो कंपाउंड है जो आयंस बनाते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन देते हैं आयनिक, इसको आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अनइक्वल शेयरिंग होता है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। अब इनका अगर बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे तो ये बॉन्ड बनता है, मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस पे जो होता है ये इस तरह से बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव हो जाता है, क्लोरीन नेगेटिव हो जाता है, इस तरह का कंपाउंड बन जाता है।
ठीक है। और ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों में बराबर शेयर होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या बताया, लाइक शेयरिंग लाइक का मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट इलेक्ट्रोवैलेंट है, आयनिक नेचर का है, तो जितना भी सोल्यूट हो आयनिक नेचर का वो सब के सब डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही आयनिक है, सॉल्वेंट भी आयनिक है, सोल्यूट भी आयनिक है, तो दोनों ही मिक्स हो जाएंगे। लेकिन मान लो सॉल्वेंट जो है आयनिक है और सोल्यूट नॉन आयनिक है, नॉन कोवेलेंट कंपाउंड है, ओ सॉरी नॉन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, आयु के साथ कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये आयनिक है ये नॉन आयनिक है, तो ये डिजोल्व करेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि क्या बताया यहाँ से कि अगर मान लो सोल्यूट जो है, यहाँ पे हम दिखा रहे एक और कि ये सोल्यूट है ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना, सॉल्वेंट है। अगर ये दोनों ही आयनिक हुए, आयनिक होगा, अगर ये माइनो ये भी आयनिक है ये भी आयनिक है, तो डिजॉल्व हो जाएगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा, दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर एक आयनिक है और दूसरा नॉन आयनिक है, ये आयनिक है नॉन आयनिक, नॉन आयोनिक, या इसको हम लोग कोवैलेंट भी बोलते हैं, कोवैलेंट, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, नॉट डिजॉल्व, नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होगा इसमें। कितनी बात सुनिए, तो अगर या अगर दोनों कोवैलेंट है या दोनों नॉन आयनिक है, ये भी नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक है, और ये भी जो है ना नॉन आयनिक है, ठीक है ना, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। कितनी बात सुन में, डिजॉल्व हो जाएगा ये। तो बताया कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिजोल्व करने के लिए लाइक डिजोल्व इन लाइक का एक कंडीशन होता है, कैरेक्टर वो होता है, नेचर है इसका। अगर दोनों ही आयनिक होगा तो ये आयनिक आयनिक होगा तो डिजोल्व हो जाएगा, और अगर आयनिक है नॉन आयनिक है ना तो ये डिजोल्व नहीं होगा। दोनों नॉन आयनिक है, ये भी नॉन आयनिक ये भी नॉन आयनिक है, तो डिजोल्व हो जाएगा, ये सोल्यूट ये सॉल्वेंट। कितनी बात सुन में। अब यहाँ पे बताया क्या कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो आयनिक है वो सिर्फ आयनिक में ही डिजोल्व होगा, वो नॉन आयनिक में डिजोल्व नहीं होगा। ये इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड जो है ना आयनिक सॉल्वेंट में मिक्स होगा। केरोसिन, पेट्रोल या बेंजीन ये सब नॉन आयनिक कंपाउंड्स है, ये सब नॉन आयनिक कंपाउंड है। वाटर आयनिक होता है, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किस में डिजोल्व होगा, वाटर में, ठीक है, क्योंकि ये भी आयनिक है और वो भी आयनिक है, दोनों लाइक नेचर के होते हैं, तो दोनों डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और बेंजीन जो है नॉन आयनिक है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट डिजोल्व नहीं होगा। कितनी बात में ये समझ में आ गया, ये रूल है लाइक डिजोल्व इन लाइक, मतलब जो जिस तरह का है उसी तरह के मीडियम में डिजोल्व होता है, डिजोल्व होने की टेंडेंसी रखता है। अगर मीडियम अलग अलग होगा, यानी एक आयनिक है एक नॉन आयनिक है, तो वो डिजोल्व नहीं होगा, सेपरेट लेयर बना लेंगे, आयनिक नॉन आयनिक का अलग अलग लेयर्स पे दिखेंगे, सेपरेट दिखेंगे। कितनी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन में 18 कहाँ तक समझ में आया, ये सोल्यूशन 9th क्लास में दे रखा है, सोल, जेल एंड फ्यूम ये सब बनाते हैं ना, फोम बनाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का सोल्यूशन सॉल्वेंट का डिस्कस किया है, और भी कई जगह है। बहल इतनी बात समझ में आ गई है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ये अगला क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ इथेनॉइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट इज, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इथेनॉइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। कितनी बात में ये बताना है। इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ। इसका जो आंसर है
ये ए है, ये ए आंसर है। अब मैं इसको समझाता हूं क्या है ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको, एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बनता है ईस्टर, ये बनता है ईस्टर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन। When acid react with alcohol to give an ester is called esterification, एस्टरिफिकेशन कहलाता है। ईस्टर जानते हैं, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिस तरह से अल्कोहल होता है, अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अमाइन होते हैं, ऐसे ही ईस्टर भी एक कंपाउंड होता है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, जिस तरह से अल्कोहल का अपना फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसे ही इसका भी अपना फंक्शनल ग्रुप है। क्या दे रखा है उसमें, वो इसका फंक्शनल ग्रुप है CnCOOCH3। अगर लेना चाहे CnH2n+1, ठीक है। ये बीच में जो है ना, दो ऑक्सीजन के है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। ऐसे तो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एसिड में भी होता है, लेकिन यहाँ पे एसिड में यहाँ हाइड्रोजन आता है किनारे में। जैसे हम लोग लेते हैं COOH, तो ये एसिड में, ये एसिड में H से जुड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन ईस्टर में क्या होता है, COO, ये Cr आगे का कंपाउंड इसके जुड़ा हुआ, तो बीच में दो ऑक्सीजन होते हैं, और एक कार्बन का आगे उधर भी कंपाउंड होता है, इधर भी कंपाउंड होता है। कितनी बात समझ में? तो ये इसका OO होता है, OO, ये मिथाइल अल्काइल जो भी है, ये कंपाउंड होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ईस्टर का। अब मैं रिएक्शन दिखाता हूँ। ये जो इथेनॉल है, ये जो इथेनॉल है और ये इथेनॉइक एसिड है, और ये रिएक्ट कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं ये मैं रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। इतनी बात सुन में, स्टरीफिकेशन किसको बोलते हैं? स्टरीफिकेशन से ईस्टर बनता है। ईस्टर जो प्रोडक्ट है हमारा, ईस्टर कहाँ यूज होता है, हमने लेक्चर में क्रैश कोर्स में बताया, अभी बताया, बहुत अच्छे समझा के बताया था, और सारे लेक्चर में तैयार है ये, इसमें तो मैंने अच्छा ही किया था। क्या दे रखा है कि जो ईस्टर होता है वो एज ए परफ्यूम यूज होता है, परफ्यूम में यूज होता है, उसकी वजह से एक स्मेल, खुशबू आती है, ठीक है। तो ईस्टर जो है ना, परफ्यूम में यूज होता है खुशबू के लिए। ऐसे ही बोला क्या, ईस्टर जो ना फ्लेवर के लिए यूज होता है, फ्लेवर, फ्लेवर जो है ना, ईस्टर जो है, यूज ऑफ ईस्टर, जैसे परफ्यूम में यूज होता है खुशबू के लिए। दूसरा फ्लेवर, ठीक है ना, फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग बर्थडे केक होता है, तो केक का जो क्रीम होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको अलग अलग फ्लेवर के आते हैं। जैसे मैंगो फ्लेवर आता है, एप्पल फ्लेवर होता है, ऑरेंज फ्लेवर होता है, और भी कई सारे के फ्लेवर होते हैं। तो वो जो फ्लेवर बनता है वो उसमें बेसिकली ईस्टर यूज होता है, ईस्टर यूज होता है, ईस्टर से ही मिला के बनाया जाता है, ठीक है ना। तो फ्लेवर में यूज होता है ईस्टर, और इसके बाद परफ्यूम में खुशबू के लिए यूज करते हैं। आगे मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ कि कैसे इथेनॉल रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा ये। इथेनॉल तो जानते हैं, दो कार्बन वाला कंपाउंड है, CH3 CH2OH, इथेनॉल हो गया ये इथेनॉल हो गया, ठीक। और ये है इथेनॉइक एसिड, CH3COOH, इथेनॉइक एसिड है। यहाँ पे एक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। कैटलिस्ट तो जानते हैं, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड है, या मेटल होता है, या कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होते,
पर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा देते हैं, रिएक्शन को फास्ट करा देते हैं। दोनों तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है। यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी से तेज करा देते हैं और जल्दी से प्रोडक्ट बना देते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, नेगेटिव होते हैं। बड़े क्लास में पढ़ेंगे आप लोग चल के, ठीक है। तो बताया क्या कि ये जो इनका रिएक्शन अपने आप से खूब फास्ट नहीं होगा, मगर इनको कराने के लिए एक एसिड जो कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा, इसके रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो है एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये दोनों जो है ना निकल जाते हैं, ये ऐसे बाहर निकल के और ये वाटर बना लेते हैं। और ये बाकी जो कंपाउंड है, ठीक है, ये बाकी जो कंपाउंड है ये जो है ना प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे मान लो ये जो प्रोडक्ट, ये वाला कंपाउंड पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3C, और ये इस पे डबल बॉन्ड है ये वाला, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो था ना एसिड में, ये एसिड का जानते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही एसिड होता है। तो ये जो है ना OH तो हट गया इसमें से, एसिड का OH हट गया, तो इतना पार्ट बचा हुआ है और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। कितनी बात सुने, ये पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बताएं, इसमें से H चला गया, तो इसमें अल्कोहल में कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये हम इधर दिखाते हैं, CH3CH2OH होता है, ये इसके बीच में होता है। अब अगर इसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ऑक्सीजन सिर्फ एक बॉन्ड इधर बना रहेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड ये लेकर ये उलट के यहाँ से जुड़ जाएगा इधर से। तो कैसे जुड़ेगा ये, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना ये यहाँ आ जाएगा बीच में, और इसके बाद ये CH2 और इसके बाद ये CH3 कंपाउंड बनाएगा। कितनी बात सुनी, मैं दो अलग अलग कलर से दिखाता हूँ, ये तब जाके सही रहेगा। ये मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है ना, ये ब्लैक कर दिया। तो ये तो एसिड का पार्ट था, ये एसिड वाला पार्ट था, ये अल्कोहल वाला पार्ट था, और इस तरह से ये दोनों जुड़ जाते हैं। इसमें जितना कार्बन अल्कोहल का था वो सब रहता है, जितना कार्बन एसिड का था वो भी रहता है, सिर्फ डिहाइड्रेशन होता है। वाटर जब रिलीज करते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, बाकी जितना कार्बन इसका था जितना कार्बन इसका था सब एज इट इज रहता है। तो इथेनॉल में भी 2 कार्बन होता है, इथेनॉइक एसिड में भी 2 कार्बन होता है, तो 4 कार्बन होना चाहिए इसमें। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है ये, और ये पानी जो है ना इसका डिहाइड्रेशन होने के बाद वाटर जो है ना एज ए बाई प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्शन समझ में आई है। अब अगर हम लोग चलते हैं 4 कार्बन का कंपाउंड देखते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इसमें चलते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 है। लेकिन इधर देखिए, इधर 2 कार्बन का इथेनॉइक एसिड में, जैसे इथेनॉल था तो ये हाइड्रोजन जाना है, इथेनॉइक एसिड में OH जाना है, तो 2 इधर रहेगा और 2 इधर रहेगा। देखिए प्रोडक्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन के लेफ्ट में 2 कार्बन है, ऑक्सीजन के राइट में 2 कार्बन है, दोनों अपने अपने साइड में रहेंगे। अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के लेफ्ट में तो 3 हो गए, राइट में 1 है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये भी ईस्टर ग्रुप है, ऐसा नहीं कि ये ईस्टर ग्रुप नहीं है, ये भी ईस्टर ग्रुप है। लेकिन ये जो इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो इथाइल इथोनिएट, क्या कहलाता है इसका नाम, इथाइल इथोनिएट। एक तरफ से इथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ से इथोनिएट एसिड ग्रुप को लेते हैं, तो उसका नाम होता है इथाइल इथोनिएट। इसका है मिथाइल प्रोपेनियोट, प्रोपेनेट कहलाएगा ये। मिथाइल, एक तरफ से मिथाइल हो जाएगा और दूसरी तरफ से प्रोपेनेट कहलाएगा। तो इसमें कोई प्रोपेन नहीं है, यहाँ पे इथेनॉल है और ये इथेनॉइक एसिड है, 2 कार्बन का वो भी प्रोडक्ट है, 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट में 2, राइट में 2 होना चाहिए, टोटल 4। यहाँ पे 4 है, लेकिन एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है। कितनी बात सुन रहे। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 2 3, 3 कार्बन का है, तो ये भी नहीं होगा, 1 2 3, और ये यहाँ पे 2 है तो 5, तो ये 5 है, ये 3 है, ये नहीं होगा। ये 3 एक तरफ, 1 एक तरफ है, तो ये भी ये नहीं है। ये वाला प्रोडक्ट है हमारा, और यही प्रोडक्ट बनता भी है। आप जाके केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड में जब देखेंगे
कार्बन कंपाउंड में, तो वहाँ पे दे रखा है, वहाँ पे दे रखा है, ये रिएक्शन भी दे रखा है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल में से OH जाता है, सॉरी एसिड में से OH जाता है, अल्कोहल में से हाइड्रोजन जाता है, और ये जो है वाटर बना लेता है। बाकी जो जितना कार्बन एसिड पे है वो एक तरफ, और जितना कार्बन अल्कोहल में है वो दूसरी तरफ आ जाता है, और इस तरह से कंपाउंड इस तरह का बन जाता है। इतनी बात सुनाई। इथाइल इथोनेट, दो इथाइल इथोनेट का नाम देते हैं इसको। कहाँ समझ में आया? ये जो ईस्टर है, ईस्टर के बारे में अलग से NCERT में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये जो है ना रिएक्शन दे रखा है NCERT में, 10th क्लास में ये रिएक्शन दे रखा है। तो ये अलग से ईस्टर का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा है NCERT में, मगर ये रिएक्शन दे रहा है और वहीं से ये पूछा गया है। कितनी बात सुनिए, अगर चाहते हैं कि देखें तो ये बुक में जाकर देख सकते हैं। ये जो है NCERT में, 10th क्लास के NCERT में, NCERT 10th क्लास, उसमें कार्बन कंपाउंड में जाके या 73 पेज नंबर पे देख सकते हैं, ये रिएक्शन देख रखा है। 70 पेज नंबर 73 पे जाके देख सकते हैं, उसमें दे रखा, वहाँ पे इसको डिस्कस किया है, स्टरीफिकेशन वगैरह वगैरह सब चीज़। कहाँ समझ में आई ये? आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसे। एक चीज़ हम लोग करेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने बताया था कि इथेनॉल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो ईस्टर बनाता है, और ईस्टर जो है एक अच्छा कंपाउंड है जो परफ्यूम में यूज़ होता है, फ्लेवर के लिए यूज़ होता है। लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी एरर है, वो मैं एरर को यहाँ पे करेक्ट करके बता रहा हूँ। क्या है कि ये जो इथेनॉल है CH3 CH2, और CH2 को हम लोग ऐसे दिखाते हैं हाइड्रोजन को, और यहाँ से OH अल्कोहल है, OH फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देखिए इथेनॉल है, ये यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे एसिड है, मैं 2 कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है, OH, यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। तो यहाँ से OH, अल्कोहल में से OH, अल्कोहल का OH निकल जाता है, और एसिड, ये इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड है ये, और ये इथेनॉल है, ठीक। तो इस एसिड में से ये हाइड्रोजन सिर्फ निकलता है, और ये दोनों निकल के यहाँ पे वाटर बना लेते हैं। ये यहाँ पे वाटर बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और फिर ये जो है कंपाउंड इस तरह से कंबाइन होके क्या बनता है, देखो ये CH3, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये ऐसे ही 2 हाइड्रोजन हो जाता है, और ये जो बॉन्ड होता है, ये तो OH यहाँ से चला गया इसके अंदर, तो इस जगह पे ये ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। ये यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, ये हाइड्रोजन ऊपर है, ये हाइड्रोजन नीचे है, ये ऑक्सीजन जो है ना इसके साथ जुड़ जाता है, और ये पीछे से ये कार्बन से जुड़ा ही रहता है, ये इस यहाँ पे अपना बॉन्ड इनका होता है, और ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ये CH3 है। कितनी बात सुन रहे? तो OH जो है हाइड्रोक्साइड जो है ना इथेनॉल में से रिलीज होता है, और ये इथेनॉइक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज होता है, और फिर डिहाइड्रेशन होके इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। वहाँ पे मैंने जहाँ पे 19 नंबर वीडियो बनाया है, वहाँ पे थोड़े से एरर क्या हुआ है कि हमने सब कुछ ठीक लिखा है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ यहाँ से OH यहाँ से निकलता है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। नहीं, ठीक है ना, हमने यहाँ से OH दिखाया, यहाँ से हाइड्रोजन दिखाया, जबकि ऐसा नहीं है, OH यहाँ से निकलता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। तो थोड़ा सा ये माइनर सा मिस्टेक है कि हाइड्रोक्साइड आयन किधर से निकलता है और हाइड्रोजन आयन किधर से निकलता है, तो वो अपोजिट है। इथेनॉल से हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है इथेनॉल से, और इथेनॉइक एसिड से हाइड्रोजन आयन निकलता है, फिर ये हमारा वाटर बन जाता है, और ये ईस्टर बन जाता है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था एक्सप्लेनेशन में, देख लीजिएगा, मैं ये उसको वहाँ पे जोड़ के देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने एडिट नहीं किया क्योंकि काफ़ी कुछ कटपिट करना पड़ता, तो मैंने ये अलग से बना के डाल दे रहा हूँ, ठीक है।
लास्ट में 19 के लास्ट में ही है आपके, 19 जब क्वेश्चन खत्म हो रहा तो वहाँ पे ये आ जाएगा, ये है दे रखा है। ये क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 केमिस्ट्री का चल रहा है 2023-24 ए सीरीज एमयू का पेपर है। ये हम लोग करते जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि लिखना पड़ता है, फिर उसके लिए टाइम जाता है। डिजिटल बोर्ड होता है तो उसमें पहले से आदमी टाइप करा के फटाफट कर देता है या स्कैन कर देता है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। थोड़ा पे यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन आपको देखने में टाइम नहीं पता चलेगा क्योंकि हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। आगे चलते हैं, क्या दे रखा, विच ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन द फॉलोइंग, इनमें से ये सभी ऑक्साइड है मगर सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है जिसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। होता है ना एसिडिक, बेसिक, मोर एसिडिक, ठीक है ना, लेस एसिडिक, ठीक है ना। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, ऐसा होता है। तो इसमें से जो है कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक नेचर रखेगा। बेसिक एसिड एंड बेस तो जानते हैं, एसिड उसे कहते हैं डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड, जो हाइड्रोजन आयंस को देता है किसी रिएक्शन में, जो हाइड्रोजन आयंस को देता है, ठीक है, वो एसिड कहलाता है, ठीक है। और जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन को देता है वो बेस कहलाता है, ठीक है ना, एसिड एंड बेस, ठीक। हाइड्रो, ठीक है, डोनर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एसिड, डोनर ऑफ OH आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन इज कॉल्ड बेस। अब यहाँ पे क्या बताया कि एक चीज देखा गया है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, वो सब बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड। ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में दे रखा 10th क्लास में। और नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर, ठीक है ना। तो जो मेटल से जो रिएक्ट करके और मेटल से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, मेटलिक ऑक्साइड बनेगा, तो वो मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सभी जो है मेटल है और ऑक्साइड से रिएक्ट किया है तो मेटलिक ऑक्साइड है। और ये सभी बेसिक नेचर के, सभी बेसिक नेचर के हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर क्या होगा, जिसके सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, क्या, जिसका सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा। अब मेटालिक कैरेक्टर सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर है। मेटालिक कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। ये एक तो हम लोगों ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म में बताया था, मेटल नॉन मेटल। एक डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिएक्शन, मेटल, ठीक है। और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिएक्शन, नॉन मेटल, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन, जब कोई रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है, अगर आयनिक कंपाउंड बनता है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है और कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल होता है और जो लेता है वो नॉन मेटल होता है। अब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो मेटल, ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर रखता है। इनमें से सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर में अगर देखेंगे तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन जो दे सकता है वो सोडियम होता है। सोडियम कैन इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। सो सोडियम इज मोर मेटालिक इन नेचर, और मेटालिक नेचर होने की वजह से, मोर मेटालिक नेचर होने की वजह से ये मेटालिक ऑक्साइड जो बना है, ये मेटालिक ऑक्साइड मोर बेसिक इन नेचर होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर एज कंपेयर टू अदर। क्या यहाँ पे समझना है कि जो ज्यादा मेटालिक होगा
उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। लेस अगर मेटालिक करेक्टर है तो वो ठीक है, वो लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक होगा। कितनी बात समझ में आगे चलिए, ये समझ में आ रही है। मोर मेटालिक नेचर, मोर बेसिक कंपाउंड, यहाँ पे मैं लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। ये मोर मेटालिक नेचर, मोर बेसिक ऑक्साइड, ये इसका एक पंच लाइन या स्टेटमेंट समझ लीजिए। जो मेटल ज़्यादा मेटेलिक नेचर का होगा वो उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक होगा और मोर बेसिक होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। कितना समझ में आई बात? आंसर चलिए हम लोग मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन जाते हैं करने 20।